दोस्तों, लो लेक्चर पर आपका स्वागत है। आज हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन है बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता की, उनकी टेस्ट सीरीज़ हम करने जा रहे हैं, जो ना केवल राजस्थान के लिए बल्कि जितने भी जो आपके उत्तराखंड की जो जुडिशियल एग्ज़ाम हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ के हैं, उन सभी में काम आ सकते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी काम आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं अपने, जिसमें 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने धाराएं और कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी है, जो बताता है कि टोटल सेक्शंस हमारे 358 हैं और टोटल चैप्टर हमारे 20 हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, जो कहता है भारतीय न्याय संहिता को किस विधि की शाखा माना गया है? प्रक्रिया विधि है भारतीय न्याय संहिता, दंडित विधि है, ये दंडित विधि की एक मौलिक शाखा है या प्रशासनिक विधि है? तो जो भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले हमारा आईपीसी था, वो एक दंडित विधि है, जिसमें पनिशमेंट बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसकी क्या क्या पनिशमेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 बताता है कि भारतीय न्याय संहिता का विस्तार कहाँ तक है? भारत में भारतीय न्याय संहिता कहाँ तक लागू होता है? तो संपूर्ण भारत पर लागू होता है, या फिर नागालैंड पर लागू होता है केवल, या अरुणाचल प्रदेश पर होता है, या जम्मू एंड कश्मीर पर? तो ये संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन नंबर 3, तो सी हमारा करेक्ट है, जो संपूर्ण भारत पर बताता है कि भैया संपूर्ण भारत पर हमारा भारतीय न्याय संहिता लागू होगा। प्रश्न नंबर 4 बताता है कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में लिंग जेंडर से संबंधित है? सेक्शन 2 का क्लोज 9, यस ऑप्शन बी सेक्शन 2 का क्लोज 10, ऑप्शन सी सेक्शन 2 का क्लोज 8, या ऑप्शन डी सेक्शन 2 का क्लोज 7? करेक्ट आंसर बी आंसर है, जो कहता है सेक्शन 2 का क्लोज डी, जेंडर, जिसमें इन्होंने लिंग और जेंडर को, जिसमें इन्होंने स्त्रीलिंग को परिभाषित किया है और पुल्लिंग को, पुरुष और स्त्री को डिफाइन किया इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया कि जेंडर भैया लिंग कोई भी हो, एक ही उसमें माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5 बताता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा व्यक्ति से संबंधित है? तो व्यक्ति सेक्शन 2 का, ऑप्शन नंबर ए कहता है सेक्शन टू का क्लोज 20, या फिर ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 का क्लोज 21, या फिर ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 का क्लोज 26, या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2 का क्लोज 15। तो ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2 का क्लोज 26 में पर्सन को डिफाइन किया गया है, जिसमें नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूडेड है, जैसे कंपनी वगैरह, एसोसिएशंस वगैरह, कॉर्पोरेट बॉडी वगैरह, ये सब आपके पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, या यूँ कह लीजिए कि जिसको बाय लॉ लीगल ऑथोराइज्ड किया है, वो कहाँ पर आएंगे? वो कंपनी की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत न्याय संहिता में कौन सी धारा में पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक को परिभाषित या उससे संबंधित कौन सी धारा है? तो सेक्शन 2 का क्लोज 28 इससे संबंधित है, जो क्या कहता है, जिसमें कि भाई पब्लिक सर्वेंट कौन है, जैसे जजिस पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है जी, और जैसे जो भी गवर्नमेंट से जो भी सैलरी पा रहा है, जो भी अलाउंस वगैरह पा रहा है, वो आपके क्या है, वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में सैदोष लाभ से संबंधित है? सैदोष लाभ संबंधित किससे है? सैदोष लाभ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। सैदोष लाभ का मतलब होता है कि जहाँ पर आप रॉन्गफुली क्या कर रहे हो, इनलीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से आपने किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपकी नहीं थी, लेकिन आपने उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? सैदोष लाभ बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको लाभ हुआ या आपने किसी को लाभ कराया और जिसकी वो थी संपत्ति, उसको हानि। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में दस्तावेज से संबंधित है? दस्तावेज मतलब भैया को डॉक्यूमेंट, जो ऑप्शन नंबर 1 कहता है सेक्शन 2 के क्लोज 5 में डिफाइन है क्या डॉक्यूमेंट, या सेक्शन 2 के क्लोज 9 में, या सेक्शन 2 के क्लोज 8 में, या सेक्शन 2 के क्लोज 10 में? तो सेक्शन 2 के क्लोज 8 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट में आपके सारी चीज़ें, चाहे वो आप पेपर पे लिख रहे हो, चाहे आप वो दीवार पे लिख रहे हो, किसी पत्थर पे लिख रहे हो, किसी भी चीज़ पे जो आप लिख रहे हो, जिसको आप एज अ एविडेंस, जिससे आपकी इंटेंशन है कि आप इसको एज अ एविडेंस फ्यूचर में यूज़ कर सको, वो सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। चाहे आपने कंप्यूटर पर स्टोर करके रखे हों, सेव करके फाइल की फॉर्म में रखे हों, वो सब डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता कौन सी धारा मूल्यवान प्रतिभूति से संबंधित है? तो मूल्यवान प्रतिभूति होता क्या है? जिसमें आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है जी, जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, कोई स्टाम्प वगैरह हो गए, ठीक है जी, और ये कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन 2 के क्लोज 2 में क्लोज 9 में डिफाइन है, या सेक्शन 2 के क्लोज 31 में डिफाइन है, या सेक्शन 2 के क्लोज 35 में डिफाइन है, या सेक्शन 2 के क्लोज 18 में डिफाइन है? तो करेक्ट आंसर बी सेक्शन 2 के क्लोज 31 में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा संयुक्त प्राधिकार दायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? संयुक्त प्राधिकार दायित्व का मतलब क्या होता है, जिसको संयुक्त अधिकार बोलते हैं,
जॉइंट लाइबिलिटी, ये सेक्शन कौन सा में डिफाइन है? तो सेक्शन 2 के क्लोज 1 में, या सेक्शन 2 के क्लोज 26 में, या बी सेक्शन 2 के क्लोज 5 में, या सी सेक्शन 2 के क्लोज सेक्शन 3 के क्लोज 6 में, या डी सेक्शन 189 में? तो करेक्ट आंसर बी सेक्शन 3 के क्लोज 5 में जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है। जॉइंट लाइबिलिटी होती क्या है? जब कोई आप एक्ट करते हो जो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं जिनकी इंटेंशन सेम होती है, तो कोई भी काम कर रहे हो जिसमें कॉमन इंटेंशन है, तो वहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट इस्टेब्लिश हो जाता है। इक्वली दोनों लाइबल हो गए, चाहे कोई खड़ा था, चाहे कोई बैठा था, चाहे कोई रखवाली कर रहा था, चाहे कोई चोरी कर रहा था, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी कॉमन इंटेंशन थी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? धारा के अधीन ये कहा जाएगा, किस धारा के अधीन ये कहा जाएगा कि उसने बेईमानी की है? यानी कि बेईमानी कौन सी धारा में परिभाषित है? तो ए ऑप्शन सेक्शन 2 का क्लोज 28, बी ऑप्शन सेक्शन 2 का क्लोज 21, या सी ऑप्शन सेक्शन 2 का क्लोज 36, या डी ऑप्शन सेक्शन 2 का क्लोज 7। तो बेईमानी का मतलब होता है, अगर हम सेक्शन 2 के क्लोज 7 में पढ़ें डेफिनेशन, तो बेईमानी का मतलब है कि जहाँ पर किसी की आशय मतलब इंटेंशन क्या हो, डिसऑनेस्टली हो, खाली इतना है, बाकी बेईमानी कुछ नहीं समझी जाएगी, बस वहाँ पर आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि क्या आपकी इंटेंशन थी बेईमानी की या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 3 के क्लोज 5 में कि भाई कॉमन इंटेंशन जो जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट इस्टेब्लिश भी करता है, उसमें मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? ए 2 चाहिए, बी 4 चाहिए, सी 5 चाहिए, या फिर डी 12 चाहिए? तो करेक्ट आंसर ए, जिसमें हमें मिनिमम 2 मेंबर्स कॉमन इंटेंशन के लिए चाहिए। जहाँ पर बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य के लिए समान आशय को पूर्ण करने के लिए या प्राप्त करने के लिए या उसे अग्रसर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, वो कॉमन इंटेंशन माना जाता है। वो क्वेश्चन नंबर 13 बताता है भारतीय न्याय संहिता 2003 या 30 होगा या 2023 है कि सेक्शन 3 क्लोज 5 के अंतर्गत विचारण संयुक्त दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित के निर्णय पर आधारित है। अब ये 3 क्वेश्चन हमने कॉमन इंटेंशन सेक्शन 3 क्लोज 5 पर ही देख लिए हैं, जो बताता है कि भाई कॉमन इंटेंशन कहाँ पर डिफाइन है, जॉइंट लाइबिलिटी किस सेक्शंस पर डिपेंड है, और अब बताता है कि भाई जॉइंट लाइबिलिटी किस केस पे डिपेंड है, किस केस में इस्टेब्लिश हुआ था जॉइंट लाइबिलिटी। ए वीरेंद्र कुमार वर्सेस एम्परर के केस में, बी मालगई वर्सेस आर के केस में, सी पंडुरंग वर्सेस हैदराबाद राज्य के केस में, या डी रेग वर्सेस क्राइसिस के केस में। तो रेग वर्सेस क्राइसिस 1838 के केस में ये बोला गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया है क्या, जॉइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध की क्या परिभाषा है? ए वह कृत्य या लोप जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय है, बी वह कृत्य या लोप जो किसी विशिष्ट विधि द्वारा दंडित है, वह कृत्य सी वह कृत्य या लोप जो किसी स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय है, डी वह कृत्य या लोप जो भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ किसी विशिष्ट विधि या फिर स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय है। वो आपका कृत्य या लोप, कृत्य का मतलब एक्ट, लोप का मतलब ओमिशन। कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी ओमिशन करते हो जो बीएनएस के अंदर या फिर किसी स्पेशल लॉ या फिर किसी लोकल लॉ के अंदर पनिशेबल है, कोई भी एक्ट या ओमिशन, वो क्या होगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, परिभाषा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताता है इंजरी से क्या अभिप्राय है? ए किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से हानि पहुंचाना, बी किसी व्यक्ति के मन या रेपुटेशन को अवैध रूप से पहुंचाना, अपहानि पहुंचाना, अपहानि का मतलब हानि पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना, सी किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से हानिकारित करना, या डी किसी व्यक्ति के शरीर, मन, रेपुटेशन, संपत्ति को अवैध रूप से हानिकारित करना। तो करेक्ट आंसर डी है कि इंजरी का मतलब क्या होता है, 4 टाइप से इंजरी कमिट की जा सकती है, या 4 टाइप से किसी को इंजरी हो सकती है। उसके शरीर को इंजरी हो सकती है, उसके मन को हो सकती है, उसकी रेपुटेशन को हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को हो सकती है। तो इंजरी 4 टाइप की इंजरी हो सकती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दंड कितने प्रकार के होते हैं और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कहाँ पर इनको दिया गया है? तो पहले तो आ जाइए कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया इसमें देखो मृत्युदंड भी, ए मृत्युदंड, बी आजीवन कठोर या साधारण कारावास, सी संपत्ति की जब्ती या जुर्माना, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। नीचे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 4 में कितने प्रकार के दंडों को परिभाषित किया? इसमें दंडों लिखा है लेकिन दंड को प्रावधानित किया गया है 6 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के, या 7। तो 6 प्रकार के दंडों को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है जी, एक नया भारतीय न्याय संहिता में दंड वो एड ऑन किया गया है, जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन सा वाला पनिशमेंट एड ऑन किया गया बीएनएसएस के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है कि कोई बात अपराध नहीं होती जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी जाती है। ये सिद्धांत निम्नलिखित विधि पर आधारित है। किस पर? ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं पहले। कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं होगी जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे ने शिशु ने की हो। और ये प्रिंसिपल किस पर आधारित है? डोली कैप्स या डोलिन कैप्स पर आधारित है, या द मिनिमाइज नॉन क्यूरिट लैक्स पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बी, डोली इन कैप्स, यानी कि जहाँ पर बच्चा इनकैपेबल है कुछ भी समझने या सोचने की, उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। अब 7 साल से कम बच्चे के पास सोचने और समझने की कोई शक्ति ही नहीं होती है, जिसमें इसको क्या माना गया है कि अगर 7 साल का बच्चा कोई ऐसा एक्ट कर भी देता है जो अपराध है, परंतु वो 7 साल से कम उम्र के होने के अंतर्गत क्या कर सकता है, वो बच सकता है जर्नल एक्सेप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बच सकता नहीं है, बचेगा ही। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित? अनैच्छिक मत्ता का मतलब होता है अनवॉलेंटरी ड्रंक हो आप, ठीक है जी। अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा ही नहीं थी, इच्छा नहीं थी, यानी कि आपको किसी ने जोर जबरदस्ती करके या आपको किसी ने क्या करके कपटपूर्ण तरीके से पिला दिया, आपको पता नहीं चला, ठीक है जी, और आप क्या हो गए, आप ड्रंक हो गए। तो अब आप किसी चीज़ के लिए लाइबल हो गए या नहीं? तो सेक्शन 22 बताएगा, या सेक्शन 23 बताएगा, या सेक्शन 24 बताएगा, या ऑप्शन डी 25 बताएगा? तो ये बात सेक्शन 23 बताएगा कि अगर आप अनवॉलेंटरी तरीके से ड्रंक हो रहे हो, अनवॉलेंटरी मतलब भाई आपकी इच्छा नहीं थी, आपको किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी, धोखे से पिला दी, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दी जो आपको नहीं पता थी, तो अगर आप कोई भी एक्ट करते हो तो उसमें आप लाइबल नहीं होगी, आप डिफेंस ले सकते हो सेक्शन 23 का। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 25 के अंतर्गत विधि मान्य सहमति के अंतर्गत सहमति देने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सेक्शन 20 जो बीएनएसएस है, जो बीएनएस है हमारा, उसमें एक कंसेप्ट आता है कंसेंट। अब कंसेंट देने वाले की कुछ उम्र भी तो निश्चित होनी चाहिए, या 2 साल का बच्चा भी कंसेंट देगा तो चलेगी, या 10 साल का देगा तो चलेगी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि भाई अगर कंसेंट आप देख रहे हो तो आपको कंसेंट देने वाले की एज भी देखनी पड़ेगी कि क्या एज है कंसेंट देने वाले की। 24 से प्लस होना चाहिए, 18 से प्लस होना चाहिए, 12 से प्लस होना चाहिए, या 7 से प्लस होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर बी है, 18 से प्लस होना चाहिए कंसेंट देने वाला पर्सन, यानी मेजर होना चाहिए कंसेंट देने वाला पर्सन, तो ही उसकी कंसेंट वैलिड होगी। अगर 18 से वो 17 भी हुआ, 16 भी हुआ, 15 भी हुआ, तो उसकी कंसेंट मायने नहीं रखेगी, उसकी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, तुच्छ अपहानि कारित करने के आशय से या कारित करने वाले कार्य का उल्लेख किया गया किस धारा के अंतर्गत वो अपराध नहीं है? तो करेक्ट आंसर कौन सा है? A30, B33, C34, D37। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? 33, जो कहता है तुच्छ अपहानि क्या होती है। जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हो, धक्का लग गया है, ऑटो में सफ़र कर रहे हो, आपका हाथ दब गया है, धक्का लग गया है, भीड़ में हो, मार्केट में हो, कहीं पर बाजार में कहीं पर खड़े हो, ठीक है जी, कहीं लाइन में खड़े हो, गलती से किसी ने धक्का मार दिया है, तो ये कोई अपराध थोड़ी नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कोर्ट तो नहीं जा सकते ना कंपनसेशन लेने या किसी को पनिशमेंट दिलवाने, ठीक है। किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया एक, तो इन सब चीज़ों, ये तुच्छ अपराध होती है, तुच्छ हानि होती हैं ये। तो ये सेक्शन किस में है? 33 में डिफाइन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अनुसार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार स्वेच्छाएं मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो सकता है? हमारे पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हम कहाँ तक किसी सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, ये हमारा कहाँ पर डिफाइन है? पहले तो ये हमारा सेक्शन 38 में डिफाइन है, 39 में डिफाइन है, या 40 में डिफाइन है, या फिर 41 में? तो ये हमारा 31 में डिफाइन है। लेकिन इसमें ये भी पूछना है 38 में कि किन किन ग्राउंड्स पे हम किसी पर्सन की डेथ कोज कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, अगर मेरे ऊपर कोई क्या कर सकता है, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर इस तरीके का हमला कर रहा है कि जिससे मेरी जान जा सकती है या जाने की आशंका है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज कर सकती हूँ। कोई व्यक्ति मेरे साथ रेप करना वाला, बलात्कार करने वाला है, या किसी के साथ भी बलात्कार करने वाला है, या इस तरीके से हमला कर रहा है जिससे कि बलात्कार होना या फिर होने की आशंका है, तो उसमें आप डेथ कोज कर सकते हो सामने वाले पर्सन की। आपके ऊपर कोई एसिड अटैक करने वाला है या होने की आशंका है, उसमें आप कर सकते हो। आपका कोई किडनैपिंग, अबडक्शन कर रहा है या करने की आशंका है, इस तरीके से हमला कर रहा है, तो उसमें आप सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए हुए सेक्शन 38 में, जिसमें आप अपने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हो? सामने वाले व्यक्ति की डेथ कोज कर सकते हो। लेकिन केवल वही ग्राउंड्स सेक्शन 38 में दिए हुए हैं, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किन मामलों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं है? जैसे कि इसमें दे दिया है इन्होंने, कह रहा है कि अगर ए ऑप्शन कहता है कि बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, अगर आप किसी पर्सन ने हमला किया है बलात्कार करने के आशय से, तो आप अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
इस्तेमाल करते हुए आप सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर सकते हो। बी ऑप्शन कहता है व्यापारण करने के आशय से किया गया हमला, किडनैपिंग या अबडक्शन कर रहे हो आप, उसके दौरान उसका अब किडनैपिंग या अबडक्शन के पर्पज से अगर आपके ऊपर हमला किया गया है या शंका है तो आप उसमें डेथ कोज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये कि किस में डेथ कोज नहीं कर सकते, क्वेश्चन 23 ये कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो कहता है कि सैदोष अवरोध के करने के आशय से किया गया हमला। सैदोष अवरोध मतलब रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट करने के आशय से किया गया हमला। अब रॉन्गफुली रिस्ट्रिक्शन क्या होता है या रिस्ट्रेंट क्या होता है ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आमुख संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग करते हुए कब मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। सेक्शन 38 हमने पढ़ा प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित की जा सकती है, अगर हम अपने शरीर का रक्षा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संपत्ति की रक्षा करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम मृत्यु कारित नहीं कर सकते, वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा हमारे शरीर और संपत्ति दोनों के लिए हमारे पास है। कहाँ हम डेथ कोज नहीं कर सकते अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा करते हुए, रात्रि गृह वेदन, बी लूट, सी मानव आवास के लिए निर्मित आबाद मकान में अग्नि द्वारा अरिष्ट, या डी चोरी। तो डी चोरी, डी अगर किसी ने चोरी करने के आशय से आपके घर में आपकी संपत्ति पर हमला किया है या एंटर हुआ है तो आप वहाँ पर डेथ कोज नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, प्रयत्न करके, तैयारी करके, डी षड्यंत्र करके, या सी षड्यंत्र करके, डी धमकी देकर। तो सी करेक्ट आंसर है षड्यंत्र कर। दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना, जो काम आप स्वयं नहीं कर रहे लेकिन उकसा कर दूसरे पर्सन से उसको करवा रहे हो, दूसरे पर्सन को उकसा रहे हो। वो आप कैसे उकसा सकते हो, आप उसकी मदद करके भी उकसा सकते हो उसको। ठीक है जी, कि भाई तू जा और मैं देख लूँगा, मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है तू जा, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू परेशान मत हो, मैं अपना आप देख लूँगा, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। ठीक है, या तो आप मदद करके या षड्यंत्र रचाकर, या फिर आप कोई भी क्या कर रहे हो, षड्यंत्र रचाकर, मदद देकर, या फिर आप कोई भी तैयार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी षड्यंत्र कर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरक की अपराध को परिभाषित किया गया है। दुष्प्रेरण के अपराध को परिभाषित किया गया तो सेक्शन 45 या 46 या 861 या सेक्शन 148। तो सेक्शन 45 में किसको दुष्प्रेरण के अपराध को, अबेटमेंट के ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित किस धारा में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया। दुष्प्रेरक होता कौन है, जो क्या कर रहा है, जो किसी पर्सन को उकसा रहा है, ठीक है, जो मदद दे रहा है, ठीक है, चाहे वो षड्यंत्र द्वारा दे रहा हो या कैसे भी दे रहा हो, जो मदद दे रहा है उकसा कर, उसको क्या बोलेंगे, अबेटर बोलेंगे, अबेटर बोलेंगे, हिंदी में उसको दुष्प्रेरक बोलते हैं। वो कहाँ पर डिफाइन है, ए ऑप्शन सेक्शन 46 में, या बी ऑप्शन सेक्शन 45 में, या सी ऑप्शन सेक्शन 47 में, या डी ऑप्शन सेक्शन 50 में। तो करेक्ट आंसर सेक्शन 46 ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 लागू नहीं होती है, सेक्शन 62 लागू नहीं होता किस पर। सेक्शन 62 है क्या, तो सेक्शन 62 बीएनएस का और आईपीसी का सेक्शन 511, जो 511 आईपीसी का सेक्शन 511 था वो अब सेक्शन 62 हो गया है। किसके बारे में बताता है ये बताता है किसके बारे में, अटेम्प्ट के बारे में बताता है। कुछ ऐसे ऑफेंस थे हमारे आईपीसी में जिसमें अटेम्प्ट को लेकर उनकी पनिशमेंट नहीं थी, ठीक है जी, तो उनको 511 में पनिशेबल किया जाता था जिनकी अटेम्प्ट को लेकर पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन अब वो बीएनएस के अंदर सेक्शन 62 हो गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप ऑप्शन दिए हुए हैं कि चोरी के प्रयास में, दंगे के प्रयास में, बलवे के प्रयास में, या फिर हत्या के प्रयास में। हत्या के प्रयास में अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट तो दी हुई है आईपीसी में, बीएनएस में। बाकी चोरी के प्रयास, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ठीक है जी, या अटेम्प्ट टू जो आपके दंगे या बलवा है, उनकी सेपरेट कहीं पर भी पनिशमेंट नहीं दी हुई है, इसलिए उन पर सेक्शन 62 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि भारत का ए नामक व्यक्ति विदेशी बी नामक व्यक्ति को गोवा में हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित मतलब उकसाता है। ए हत्या की किस धारा में दुष्प्रेरक के अपराध का पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन कहता है सेक्शन 54 पर, सी बी ऑप्शन कहता है सेक्शन 47 पर, सी ऑप्शन कहता है सेक्शन 50 पर, या डी ऑप्शन कहता है सेक्शन 52 पर। तो सेक्शन बी कहता है, सॉरी ऑप्शन बी कहता है सेक्शन 47 पर। सेक्शन 47 कहता है कि अगर कोई भारत में बैठा व्यक्ति किसी विदेश में दूसरे व्यक्ति को, किसी विदेशी व्यक्ति को उकसाता है विदेश में कोई ऑफेंस करने के लिए, तो वो भी अबेटमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अबेटमेंट आप कहाँ पर अबेटमेंट कर रहे हो, ऑफेंस कहाँ पर अबेटमेंट कर रहे हो, भारत में।
भले ही उसका कॉन्सिक्वेंस विदेश में निकला हो, लेकिन आप उसका कर कहाँ रहे हो, या फिर दूसरे स्टेट में निकला है या कहीं विदेश में निकला है, अदर कंट्री में निकला है, ले कॉन्सिक्वेंस कहीं भी निकले, लेकिन अबेटमेंट हो कहाँ से रहा है, भारत से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को डिफाइन किया गया है। ए सेक्शन 60, बी सेक्शन 61, सी सेक्शन 62 या डी सेक्शन 63। तो करेक्ट आंसर बी जो कहता है सेक्शन 61 में हमारा आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, जहाँ पर पाँच या पाँच से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी ऐसी उनकी जो अनलॉफुल असेंबली इस्टेब्लिश कर कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई विद्रोह करना, गवर्नमेंट के किसी लॉ को अवॉइड करना, गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन को लेकर, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को लेकर क्या करना, अब धरने पर बैठना, ये सब क्या होता है, ये अनलॉफुल क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होता है, जिसमें आप अनलॉफुल असेंबली इस्टेब्लिश करते हो और अपना क्या करते हो, आपराधिक षड्यंत्र को क्या करते हो, पूरा करते हो। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारतीय न्याय संहिता में अपराध की पूर्व तैयारी का षड्यंत्र या इसे हेतु इकट्ठे होना मात्र को दंड माना गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ऐसे कौन से अपराध हैं जिसमें केवल तैयारी करना मात्र, षड्यंत्र षड्यंत्र करने की तैयारी मात्र करना, इकट्ठा होना मात्र अपने आप में क्या है, दंड है। ठीक है, तो वो कौन से ऑफेंसेस हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध जो सेक्शन 147 में है, उनके अगेंस्ट अगर आप मात्र षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं या इकट्ठा हो रहे हैं आपस में, वो अपने आप में अपराध है। बी जाली सिक्के बनाना 178 सेक्शन, ये कहता है अपने आप में क्या है, ऑफेंस है। अगर आप षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं जाली सिक्के बनाने की, या फिर आप इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए अपने आप में ही ऑफेंस है। ठीक है, डकैती भी अपने आप में ऑफेंस है, अगर आपने डकैती का षड्यंत्र रचा है। ठीक है, रचना ही अपने आप में क्या है, पनिशमेंट है। एकत्रित हुए हो डकैती करने के पर्पज से, वो भी अपने आप में एक पनिशमेंट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया, अनलॉफुल असेंबली, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होते हैं। ठीक है जी, तो कौन सा है, ऑप्शन ए सेक्शन 3 क्लोज 4, ऑप्शन बी सेक्शन 89, ऑप्शन सी सेक्शन 87, ऑप्शन डी सेक्शन 190। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, सेक्शन 189 करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाव के अपराध को गठित करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की संख्या आवश्यक है या कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो पहले ही बताया था, अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 मेंबर्स होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में बलवा को परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 189 क्लोज 3 के अंदर, बी ऑप्शन सेक्शन 190 क्लोज 1 के अंदर, सी ऑप्शन सेक्शन 192 के अंदर, यस डी ऑप्शन सेक्शन 194 के अंदर। तो करेक्ट आंसर बी है, सेक्शन 191 क्लोज 1 के अंदर बलवे को परिभाषित किया गया है। ठीक है जी, बलवे को परिभाषित किया गया है। जहाँ बलवे का मतलब होता है जहाँ अनलॉफुल असेंबली खड़ी है, जहाँ पर अनलॉफुल असेंबली कमिट हुई है और अनलॉफुल असेंबली में हिंसा का प्रदर्शन हो गया है, बल का इस्तेमाल हो गया है, उसको बलवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, बलवे को धारा 191 क्लोज 2 के अधीन कारावास से या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कारावास की अवधि कितने वर्षों तक होगी, यानी कि सेक्शन 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि भाई जो बलवा हम ऊपर पढ़े हैं सेक्शन 191 क्लोज 1 के अंदर, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, कितने टाइम तक के लिए किसी को कारावास किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 6 मास के लिए। ठीक है, 6 मास मतलब 6 महीने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा 2 वर्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं, बलवे के अपराध में सेक्शन 191 क्लोज 2 के अंदर किसी पर्सन को कारावास कर सकते हैं 2 वर्ष तक के लिए, और साथ ही साथ जुर्माना भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डाला जाता है, उसे कहते हैं क्या, विधि विरुद्ध जमाव, बी दंगा, सी बलवा, डी आपराधिक बल। तो उसको कहते हैं दंगा, बी करेक्ट आंसर है। सेक्शन 194 क्लोज 1 के अंदर दंगे को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, दंगे का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए या क्या होगी। तो ए 1, बी 2, सी 4 या डी 5। तो करेक्ट आंसर है कि दंगा जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। जहाँ पर आप पब्लिक प्लेस पर किसी भी बात को लेकर गाली गलौज कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, जिससे पब्लिक पीस ब्रीच होती है। ठीक है जी, जो पब्लिक पीस ब्रीच होती है, या जो लो ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आपकी वजह से वो क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, तो आपने दंगा किया है, माना जाएगा।
लेकिन मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, अकेला कोई भी पर्सन नहीं कमिट कर सकता। दंगे के लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, बलवे के लिए वही सेम 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है मिथ्य साक्ष्य बनाना भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है। मिथ्य साक्ष्य बनाने का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। मिथ्य साक्ष्य बनाने का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि एक्स नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन को बदनाम करने के लिए कि भाई ये 4 लोगों के सामने इसके ऊपर चोरी के आरोप लगेंगे, इसको सब चोर समझेंगे, उसके बैग में सी नाम के पर्सन का फ़ोन उठाकर बी नाम के पर्सन के बैग में सी ने रख दिया। इसी को क्या कहते हैं, बी ने यहाँ एक्स ने यहाँ पर फॉल्स एविडेंस क्या कर दिए हैं, बनाए हैं। फॉल्स एविडेंस बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, बी को बदनाम करने के पर्पज़ से, बी पर चोरी के आरोप लगाने के पर्पज़ से। तो मिथ्या साक्ष्य बनाने का मतलब होता है कि झूठा आपने एविडेंस साक्ष्य बनाए हैं। तो मिथ्या साक्ष्य आपने बनाना मतलब कि भाई आपने फॉल्स एविडेंस बनाए हैं जिससे कि सामने वाले पर्सन को आप झूठे एलिगेशंस में फंसा सको। जैसे कि यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर एक्स बी को फंसा रहा था चोरी के अपराध में, उसके बैग में उसका सी नाम के पर्सन का फ़ोन रखकर झूठे एविडेंस बनाकर कि भाई कल तलाशी लेंगे तो इसके बैग में फ़ोन निकलेगा बी के और सब इसको चोर समझेंगे। तो करेक्ट इसमें जो किस सेक्शंस में डिफाइन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 27, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 228 या ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 229 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 234। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 228 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। अब न्यायालय में बेईमानी से मिथ्या दावा का मतलब होता है कि आपने क्या करा है, झूठ बोलकर आपने बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, इंटेंशन से आपने किसी के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस कोर्ट में लगाए हैं। तो वो कौन सी सेक्शंस में परिभाषित हैं, सेक्शन 214 में, सेक्शन 242 में, सेक्शन 246 में, सेक्शन 248 में। तो करेक्ट आंसर सेक्शन 246 में है। मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या दावा हर कोई जानता है। फॉल्स एलिगेशंस, आपने झूठे मोटे एलिगेशंस कोर्ट में लगा दिए कि भाई इसने हमारे साथ मार पिटाई की, इसने हमारी संपत्ति को जब्त कर लिया, या इसने हमारी ये चीज़ चोरी कर ली, ठीक है, या फिर कोई रेप का ऑफेंस झूठे लगा दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब फॉल्स एलिगेशंस अगर आप किसी के ऊपर लगाते हैं तो उसकी पनिशमेंट खुद आपको मिल सकती है, चाहे आप विक्टिम हो या कोई भी हो, कंप्लेनेंट हो। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 40 क्या कहता है, बलात्कार पीड़ित की पहचान को उजागर करने पर दंड की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा को परिभाषित की गई है। किस धारा में परिभाषित की गई है, सेक्शन 264, सेक्शन 72 या सेक्शन 68 या सेक्शन 70। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 72। अब ये पीड़ित बलात्कार पीड़िता की पहचान का उजागर करने पर दंड का प्रावधान क्यों है, क्योंकि ताकि आगे जाकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और पहचान में क्या क्या आता है, आप उसका ना तो फेस आप उसका डिस्क्लोज करोगे, ना आप उसका स्कूल नेम, ना आप उसका नाम। कभी भी रेप विक्टिम का एक्चुअल नाम नहीं बताया जाता, बहुत रेयर से रेयर केसेस में जिसमें कोर्ट कंसेंट दे देती है खुद, उसी में विक्टिम का एक्चुअल नेम क्या कर दिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर कोर्ट परमिशन दे देती है तभी आप उसकी पहचान को क्या कर सकते हो, उजागर कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। ना तो आप उसका नाम उजागर कर सकते हो, ना आप उसका पड़ोस उजागर कर सकते हो, ना आप उसका स्कूल, ना कॉलेज, ना उसका नाम, ना उसके पेरेंट्स, किसी को भी आप उजागर नहीं कर सकते हैं विदाउट कोर्ट की परमिशन के। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेक्शन 72 के अंदर पनिशेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है। लोक न्यूसेंस का मतलब होता है कि आप ऐसी छोटी मोटी, हम भी दिनचर्या में अपनी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर देते हैं जो लोक न्यूसेंस की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आपने अपना पेड़ काटा और पेड़ काट कर रोड के बीचों बीच डाल दिया, क्या वो लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। आपने अपनी गाड़ी निकाली बाहर और बीच रोड पर खड़ी कर दी, अब आने वाले जाने वालों को तो दिक्कत हो रही है, तो क्या वो पब्लिक न्यूसेंस होगा? बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल तेज 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 आवाज़ में आप क्या कर रहे हो, तेज वॉल्यूम में आपने डीजे बजाया हुआ है, गाने बजा रहे हो, आप भजन बजा रहे हो, क्या वो लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस होगा? बिल्कुल होगा। कहाँ पर डिफाइन है ये? ऑप्शन नंबर ए 270, ऑप्शन नंबर बी 271 सेक्शन, या ऑप्शन नंबर 6 या ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 285 या ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 291। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर 270 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित भारतीय न्याय संहिता में कौन से चैप्टर में प्रावधानित है। ठीक है, जो मानव शरीर से संबंधित जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं वो बीएनएस के अंदर कहाँ पर हो रहे हैं, चैप्टर 11 में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन चैप्टर 12 में, या सी ऑप्शन चैप्टर 13 में, या डी ऑप्शन चैप्टर 6 में। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन चैप्टर 6 में।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 आता है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानव वध की इंग्लिश होती है कल्पेबल होमिसाइड। तो कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ए ऑप्शन सेक्शन 100, बी ऑप्शन सेक्शन 107, सी ऑप्शन सेक्शन 103, डी ऑप्शन सेक्शन 105 या ई ऑप्शन सेक्शन 304 ए। तो करेक्ट आंसर हमारा सेक्शन 100 है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड को परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानव वध का मतलब होता है जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध कर दिया गया है, उसी को आपराधिक मानव वध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में आपराधिक मानव वध और हत्या का अंतर स्पष्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई पेपर में आए ना आए, लेकिन ये पता होना चाहिए हर लो के स्टूडेंट को। अगर वो बीएनएस पढ़ रहे हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में वो कौन सा केस है जिसमें डिफरेंस क्रिएट किया गया था, डिफरेंस बताया गया था। ए ऑप्शन ड्रग्स वर्सेस गोविंदा के केस में, बी ऑप्शन केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई के केस में, सी ऑप्शन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कृष्णमती लक्ष्मीपति नायडू के केस में, या डी ऑप्शन वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पर के केस में। तो करेक्ट आंसर ए है, रेक्स वर्सेस गोविंदा के केस में क्या हुआ था, इसको आर वर्सेस गोविंदा भी बोल देते हैं। इस केस में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच डिफरेंस बताया गया था। ठीक है जी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए धारा 100 में, या ऑप्शन नंबर बी धारा 101 में, या ऑप्शन नंबर सी धारा 102 में, या ऑप्शन नंबर डी धारा 105 में। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, धारा 101 में। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कहता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे विभिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी आपने और आपराधिक मानव वध का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि भाई आपने किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन था, उसको जेड को मारना था, एक्स का इंटेंशन थी कि वो जेड को क्या कर दे, मार दे। ठीक है जी, लेकिन इंटेंशन जेड को मारने की थी, लेकिन क्या हो जाता है, जेड की जगह वाई मर जाता है, जेड की जगह वाई मर जाता है। तो क्या यहाँ पर जो एक्स है क्या वो अब भी पनिशेबल होगा? क्योंकि एक्स की जो इंटेंशन थी वो तो केवल जेड को मारने की थी, वाई को मारने की थी नहीं थी, लेकिन अचानक से वाई बीच में आ गया और वो मर गया। तो करेक्ट इसमें जो डेफिनेशन अगर देखें कहाँ पर डिफाइन है, तो सेक्शन 100 में डिफाइन है, या सेक्शन 102 या 104 या 105 या 101। तो ऑप्शन नंबर बी 102 में डिफाइन है, और ये बताता है कि अगर आपने किसी पर्सन की डेथ कोज करने के आशय से अगर आपने आपराधिक मानववध किया है, और आपने जिस पर्सन की डेथ कोज करने के आशय से आपने उस पर हमला कुछ भी किया है, अगर वो पर्सन ना मर के कोई दूसरा पर्सन मर जाता है, तो वो आपराधिक मानववध की सेक्शन 102 के अंदर पनिशेबल होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में हत्या को दंडित किया गया, हत्या के दंड को उल्लेखित किया गया है। सेक्शन 101 में, ऑप्शन बी सेक्शन 103 में, ऑप्शन सी सेक्शन 105 में, ऑप्शन डी सेक्शन 106 में, या ऑप्शन डी ई सेक्शन 109 में। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 103 में, जिसमें हत्या को हत्या के दंड को उल्लेखित किया गया है। अब हत्या का दंड बीएनएस के अंदर मर्डर की पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है, दहेज मृत्यु का उपबंध है, ये बताता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 106, ऑप्शन नंबर बी धारा 80, ऑप्शन नंबर 6 धारा 105, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 85। तो करेक्ट आंसर हमारा धारा 80 में दहेज मृत्यु का उपबंध किया गया, यानी कि दहेज मृत्यु के प्रावधान सेक्शन 80 में दिए हुए हैं बीएनएस के। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 50, दहेज मृत्यु में स्त्री के विवाह की कितने वर्षों के भीतर अपराध होना चाहिए। जो दहेज मृत्यु का जो अपराध आप कमिट कर रहे हो या किसी भी महिला के साथ कमिट हो रहा है दहेज मृत्यु का अपराध, वो स्त्री के विवाह के कितने वर्षों के अंदर होना चाहिए। करेक्ट कौन सा है, ए ऑप्शन बी, ए ऑप्शन 7 वर्ष 5 वर्ष, बी ऑप्शन 7 वर्ष, या आपका सी ऑप्शन 10 वर्ष, या डी ऑप्शन कोई समय सीमा नहीं है। तो करेक्ट आंसर है बी 7 वर्ष। कोर्ट यहाँ पर कोई भी दहेज मृत्यु से संबंधित कोई भी अगर आपका कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा ही करेगा कि वहाँ पर क्या हुआ है, डेथ जो 7 वर्ष के अंदर अंदर किसी भी पर्सन की जिसकी शादी हुई है किसी स्त्री की 7 वर्ष के से पहले ही हत्या हो गई है, ठीक है, अननेचुरल है डेथ, नेचुरल नहीं है, अगर नेचुरल होती तो दिख जाती है, अननेचुरल है तो कोर्ट में मैटर गया तो कोर्ट वहाँ पर प्रिज्यूम करेगा कि 7 साल के अंदर अंदर डेथ हुई है और अननेचुरल सर्कमस्टांसिस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में माना जाएगा दहेज मृत्यु। ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि दहेज मृत्यु है। ठीक है जी, तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन नंबर टोटल जो 50 थे वो हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। थैंक यू। अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको क्या करें,
फॉलो करें। लो लेक्चर चैनल को फॉलो करें और मेरी जो भी सीरीज़ जो भी लेक्चर्स आते हैं अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कोई मुझसे गलती भी हो जाती है तो उसको भी बताएं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।